दोस्तों अक्सर क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं 19 और 10C। बहुत ज़्यादा क्लेम रिजेक्ट हो रहा है। मेरे पास बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर ये बताइए कि हमारा 31 क्लेम सेटल हो गया। कभी बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि सर हमारा 19 भी सेटल हो गया, लेकिन जब मैं 10C अप्लाई कर रहा हूँ तो वहाँ पे जो है क्लेम रिजेक्ट हो जा रहा है। फॉर्म 10C रिजेक्ट हो रहा है, किसी किसी का 19 रिजेक्ट हो जा रहा है। आखिर में ये रिजेक्ट क्यों हो रहा है और लोग क्यों परेशान हैं? बहुत ज़्यादा पीएफ होल्डर इससे परेशान हो जाते हैं जब उनका जो है क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो आइए आपको बताता हूं कि जो रिजेक्ट हो रहा है उसका जो रिजेक्ट का कारण आ रहा है कुछ इस तरह का आ रहा है। आपको बताना चाहता हूं, क्लेम रिजेक्टेड यहाँ पे कंट्रीब्यूशन इज ओवरलैपिंग, मतलब यहाँ पे क्लेम रिजेक्टेड आपको मिलेगा, कंट्रीब्यूशन इज ओवरलैपिंग। अब आप सोचोगे ये इसका मतलब क्या हो गया, आखिर में ये प्रॉब्लम कैसे आ गई? तो क्लेम रिजेक्टेड कंट्रीब्यूशन इज ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी जो आपका मेंबर आईडी है, जो आपका एम्प्लॉयर है, उसने जब आपका एम्प्लॉयर जो शेयर निवेश कर रहा था तो उस समय आपको या तो आपने गलती किया या तो उसने गलती किया। अब गलती कहाँ हुई है? बहुत ज़्यादा एम्प्लॉई ऐसे हैं कि जैसे वो क्या करते हैं कि जैसे मैंने एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूं, जैसे आपने एक कंपनी में ज्वाइन किया है, ठीक है। अभी इस कंपनी में आपने जो है 2 साल काम कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी आपने ज्वाइन कर लिया। अब दूसरी कंपनी में क्या किया कि आपने यहाँ 10 दिन काम कर लिया, ठीक है। अब दूसरी यहाँ पे 10 दिन काम करने के बाद फिर आपने क्या किया, तीसरी कंपनी आपने ज्वाइन कर लिया। जब आपने तीसरी कंपनी ज्वाइन कर ली, इसमें क्या कि 1 ईयर काम कर लिए, 1 साल, ठीक है। अब आपने 1 साल काम कर लिया, मतलब पहले में 2 साल काम किए, उसके बाद यहाँ पे जो दूसरे वाला है उसमें 10 दिन काम किए, आपने किसी कारण छोड़ दिए, फिर आपने क्या किया, यहाँ पे 1 साल काम कर लिया। अब बात क्या आ गई कि जैसे आपने यहाँ पे 2 साल काम किए, एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि आपने जनवरी में तक काम किया, उसके बाद आपने 1 जनवरी को आके इस वाले कंपनी में आपने ज्वाइन कर लिया 1 जनवरी को, ठीक है। और आपने क्या किया कि 10 जनवरी को छोड़ के 11 जनवरी को इस वाले कंपनी में ज्वाइन कर लिया। अब क्या हुआ है कि दिक्कत कहां से आ रही है, ओवरलैपिंग के कारण क्लेम रिजेक्ट क्यों हो रहा है कि अब यहां पे क्या हुआ कि आपकी 1 महीने में 2 कंपनी हो गई। अब ये क्या की करेगी कि 10 दिन का आपका जो पेमेंट होगा वो आपको पेमेंट दे देगी, और उसके बाद 10 दिन का जो आपका ईपीएफ का जो है कटेगा, उसका ईपीएफ भी काट के जो आपको यहाँ पे जमा कर देगी नेक्स्ट मंथ में। और सेम यही कंपनी क्या करेगी जो तीसरी वाली है, अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 10 दिन काम किए तो ये यहाँ पे अब 20 दिन हो गया, उसी महीने में 20 दिन हो गया, मतलब ठीक है 20 ड्यूटी हो गई आपकी। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि ये भी कंपनी उसी महीने में जमा कर दी, मतलब यहाँ पे 2 कंपनी एक ही महीना में पैसा जमा कर दिया। एक ही कंपनी जो है एक एम्प्लॉयर का एक ही एम्प्लॉई के पास 2 एम्प्लॉयर एक ही महीने में अगर निवेश कर देते हैं तो वहां जो है ओवरलैपिंग का जो है प्रॉब्लम आ जाती है, वहां पे ओवरलैपिंग हो जाता है। मतलब ईपीएफओ के रूल्स को, ईपीएफओ के जो क्राइटेरिया जो उनके पॉलिसी है उस पॉलिसी को रिस्ट्राइक करता है, ठीक है। यहां पे तीसरा नंबर पर तो आपको दोस्तों ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप कहीं भी किसी संस्था में काम कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो काम कर रहे हो या चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, अगर आप एक संस्था में काम कर रहे हो, अगर आप उस संस्था को छोड़ के किसी दूसरे संस्था में अगर आपने ज्वाइन किया, ठीक है, उसी लेवल में, तो आपको दोस्तों इतना जरूर ध्यान देना है कि अगर दूसरे में ज्वाइन किया है तो दूसरे में भी कुछ टाइम आपको काम करना है। ऐसा नहीं है कि आपको अचानक छोड़ देना है, उसी महीने छोड़ देना है। तो आपको दूसरा अगर तीसरे में ज्वाइन करोगे तो क्या होगा कि जिस संस्था में अगर 2 दिन भी काम करोगे तो 2 दिन भी ऐड हो जाएगा आपके यूनिवर्सल अकाउंट से। अब क्या होगा, तीसरी वाली जो संस्था होगी वो भी ऐड हो जाएगी आपके। तो नेक्स्ट मंथ में क्या करेगी, दोनों जो है यहाँ पे जो 2 दिन काम किए हो और जो आपने यहाँ पे जो तीसरी वाले में 1 साल काम किए हो, यहाँ पे क्या होगा, जो तीसरी वाली है यहाँ पे तो उसमें भी आपने यहाँ पे 2 दिन काम किया तो उसमें 28 दिन काम करोगे। तो क्या होगा कि अगले नेक्स्ट महीने में क्या करेगी, ये भी कंपनी 2 दिन का आपका पीएफ में इन्वेस्टमेंट कर देगी और वो जो वो भी इन्वेस्टमेंट कर देगी उसी महीने में। तो क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग हो जाएगी। ईपीएफओ के पॉलिसी को डेडलाइन करता है। यहाँ पे आपको ये जरूरी है। अगर बहुत साल ज़्यादा लोग मेरे से ये क्लेम जो है इसके लिए कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि इसका सोल्यूशन
आखिर में है क्या, अभी कैसे सॉल्व होगा। और दूसरा नंबर ये गलती करते हैं कि जैसे क्या करते हैं लोग कि जैसे यहाँ पे क्या होता है कि एम्प्लॉयर क्या गलती करता है, एम्प्लॉयर यहाँ पे गलती करता है कि क्या किया कि जिसे उसने 1-2 महीने पीएफ नहीं जमा किया, आपसे ड्यूटी करवाता रहा, फिर उसने तीसरे महीने में क्या किया, इकट्ठा जमा कर दिया, फिर उसने क्या किया 2 महीने नहीं जमा किया, फिर उसने तीसरे महीने में इकट्ठा जमा कर दिया, उसको भी ओवरलैपिंग मुही बोला जाता है। इस 2 कारण की वजह से लोग आज परेशान है और ईपीएफ होल्डर सबसे ज्यादा परेशान है। और उनका फॉर्म नंबर 10C जो पेंशन विड्रॉल प्रोसेस होता है और फॉर्म नंबर 19 जो फुल एंड फाइनल क्लेम प्रोसेस होता है, ये दोनों क्लेम प्रोसेस दोनों रिजेक्ट करता है ईपीएफओ। ईपीएफओ के पॉलिसी को डेडलाइन करता है, ईपीएफओ के जो है जो नियम रूल्स है उसको रिस्ट्राइक मारता है। तो दोस्तों आपको इतना जरूर ध्यान देना है कि अगर आप किसी संस्था में काम कर रहे हो तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। अब आपको दोस्तों इसका समाधान क्या है तो आपको बताना चाहता हूं। देखो इसका समाधान ये है कि अगर आपने यहाँ पे 10 दिन काम किया है इस वाली कंपनी में, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू मतलब यहाँ पे आपने 10 दिन काम किया है, अब ये 10 दिन वाले कंपनी को एक काम कर सकते हैं, इसको डी लिंक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डी लिंक, अपने जो है यूनिवर्सल अकाउंट में जाके डी लिंक कर सकते हैं। अब डी लिंक कैसे किया जाता है तो आइए आपको दिखाता हूं। यहां पे आएंगे व्यू में, आप दोस्तों यहां पे देख सकते हो सर्विस हिस्ट्री में आएंगे। यहां पे जब सर्विस हिस्ट्री पे आओगे तो आपको यहां पे सामने आपको दिखाई दे रहा होगा डी लिंक। अब आपको डी लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और अपने इस कंपनी को डी लिंक कर सकते हो, मतलब हटा सकते हो। जब इसको हटा दोगे तो आपका जो है लाइन यहां पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तब ये जब कंपनी हट जाएगी तो यहां पे सीधे लाइन क्लियर हो जाएगी। जब आप क्लेम करोगे, जब आप दोबारा क्लेम करोगे तो क्या होगा, ईपीएफ जो है इंस्पेक्टर, जो ईपीएफ असिस्टेंट होते हैं वो चेक करेंगे। वो जब अकाउंटेंट चेक करेगा तो क्या होगा कि उसको क्लियर लाइन दिखाई देगी, तो उसको काउंटिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी, कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं आएगी। वो पर हर मंथ का चेक करेगा और उसके बाद हर ईयर का चेक करेगा। चेक करने के बाद कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट करने के बाद फॉर्म को क्या करेगा, सेटल कर देगा। सेटलमेंट करने के बाद प्रोसेस क्या करेगा, आपका जो है क्रेडिट कर देगा आपके बैंक अकाउंट तक आपका अमाउंट। तो यहां पे जरूर ध्यान देने की जरूरत है। मेरे पास बहुत ज्यादा लोग कमेंट करते हैं, तो इसका सोल्यूशन एक ही है सोल्यूशन। अगर ओवरलैपिंग का आ रहा है तो आपको उस वाली कंपनी के जो 10 दिन या 5 दिन काम किया उसको डीलिंक करना पड़ेगा। और एक प्रॉब्लम और आती है, जैसे हम यहाँ पे डीलिंक करते हैं ना तो आपके एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट भी चली जाती है। यहाँ पे आओ दिखाता हूं मैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे आएगी। जो यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे डीलिंक हुआ है तो यहाँ पे आपको पेंडिंग एट एम्प्लॉयर दिख रहा होगा। ये पेंडिंग एट एम्प्लॉयर इसलिए शो हो रहा है कि दोस्तों अब यहाँ पे जो आपकी 10 दिन का जो यहाँ पे पैसा जमा हुआ है ना, अब इस 10 दिन का पैसा क्या होगा, रिटर्न होगा, ठीक है। किसके पास, एम्प्लॉयर के पास। एम्प्लॉयर के पास रिटर्न होगा। जब ये क्या होगा, रिटर्न होगा, कैसे रिटर्न होगा, वो एक्सेप्ट करेगा तो ईपीएफओ से जो जमा हुआ पैसा है ईपीएफओ में वो पुनः जो है एम्प्लॉयर के अकाउंट में चला जाएगा। जैसे वो अकाउंट में रिटर्न हो जाएगा फिर वो जो है कंपनी डी लिंक हो जाएगी। आपको इसके लिए एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, ये भी ध्यान देना, ठीक है। तो आप दोस्तों पीएफ से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, कोई जानकारी लेनी हो तो हेल्प सेंटर प्रयागराज पे जरूर जुड़े रहें। यूट्यूब हेल्प सेंटर प्रयागराज पे ईपीएफ से लेके ईडीएल से लेके और एनपीएस से लेके बहुत ज्यादा जानकारी दे रहा है। एनपीएस होता है गवर्नमेंट सेक्टर में कोई काम करते रहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में कोई काम करते हैं, कोई भी संस्था में गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप काम करोगे चाहे फोर्स लाइन हो तो आपको एनपीएस में निवेश होगा। एनपीएस नेशनल पेमेंट सिक्योरिटी होता है, वो बेनिफिट हो रहा है। लेकिन आपको वहां पे एनपीएस का जो पैसा दिलवाने काम करता है हेल्प सेंटर प्रयागराज बहुत ज्यादा मदद करेगा आपको। यूट्यूब हेल्प सेंटर प्रयागराज पे जुड़े रहे, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर से हो चाहे आप प्राइवेट सेक्टर से हो। यूट्यूब हेल्प सेंटर प्रयागराज आपका जो फ्यूचर का अमाउंट आपका जो है सैलरी से जो डिडक्ट किया जाता है, जो फ्यूचर के लिए जमा किया जाता है, जो फंड होता है, उस फंड को दिलवाने का पूरा काम करता है और दिलवाने का जो प्रोसेस होता है A to Z जानकारी पूरी देता है। इसलिए यूट्यूब हेल्प सेंटर प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब कर रखें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें। मैं हूं शरद तिवारी।